हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास में। आज जो टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ वो आपके इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विच इज जीडीपी एंड जीएनपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्यों जीडीपी और जीएनपी को नापना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। दूसरी चीज, जीडीपी की डेफिनेशन समझेंगे, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड्स क्या होते हैं वो भी जानेंगे, एंड एट लास्ट हम लोग जीएनपी को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है आपके नेशनल इनकम, जो आपका सब टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, उसका पार्ट है। एंड यूपी पीसीएस में इससे पहले बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ओके, तो ये जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, दैट्स वाई इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। छोटी सी वीडियो है बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी पूरी मिलेगी इसमें। ओके, जीडीपी समझने से पहले यानी सकल घरेलू उत्पाद समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सकल घरेलू उत्पाद नापने की वजह क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है जीडीपी की। देखिए, हर इकोनॉमी को कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, अगर मुझे आपको शॉर्ट में बताना हो कि जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ये एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड है हमारी इकोनॉमी का। हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमें काम करने की जरूरत है, कौन से सेक्टर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ये सबका जवाब हमें कौन देता है, जीडीपी देता है। ओके, सो हर इकोनॉमी को कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब चाहिए। किन सवालों के जवाब, क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या स्लो हो रही है, इस चीज का जवाब कौन देता है, जीडीपी। क्या इंडस्ट्रीज पहले से अधिक प्रोडक्शन कर रही हैं, ये कौन बताएगा, जीडीपी बताएगा, है ना। जीडीपी कैसे बताता है, जीडीपी आपका जितना भी उत्पादन हो रहा है पूरे देश के अंदर, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसको मॉनेटरी वैल्यू में जीडीपी आपका बताता है। ओके, प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सब कौन बताता है, जीडीपी बताता है। इसी की वजह से हम लोग ये देख पाते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं, क्या इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है या नहीं, है ना, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या नहीं, ये भी क्या बताता है, जीडीपी। ओके, इसको हम ऐसे समझते हैं, मैंने आपको बताया कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या बताता है, प्रोडक्शन, कि इकोनॉमी में कितना उत्पादन हो रहा है। अब बहुत जाहिर सी बात है, अगर जीडीपी ये दिखा रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इस साल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, इसका क्या मतलब था, इसका ये मतलब था कि क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, है ना, लोगों की मांग ज्यादा थी, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी इसलिए प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ। और जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, जब भी इकोनॉमी में उत्पादन बढ़ता है, उसके साथ ही रोजगार भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करोगे उसके लिए आपको रॉ मटेरियल और लेबर की आवश्यकता तो होगी ना। तो इसलिए अगर हमें जीडीपी में दिख रहा है कि हमारा उत्पादन बढ़ा है, इसका यह भी मतलब है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी घटा बढ़ा है, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। वाइसे वर्सा, अगर हमें जीडीपी को देखकर ये दिखता है कि वहां पे प्रोडक्शन कम हुआ है, इस साल प्रोडक्शन कम हुआ है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी। आपने देखा होगा जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आता है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, ले ऑफ्स कर देती हैं, अपने जो कंपनी के जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें बाहर निकाल देती है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो उनको सैलरी कैसे देंगे, है ना। तो हम इकोनॉमी में चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ते हैं। ऑलराइट, अब जीडीपी हमें ये भी बताता है कि क्या बिजनेसेस एक्सपैंड हो रहे हैं या नहीं, क्या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो रहा है या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें कौन देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, जीडीपी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, यानी कि जो देश की पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियों पर काम करते हैं, उनमें भी जीडीपी मदद करता है। जीडीपी की सहायता से सरकार और पॉलिसी मेकर्स ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी का साइज कितना है, क्या हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है या घट रही है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, यूनियन बजट तैयार करते हैं, इन सब की मदद से हम लोग अपनी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यूनियन बजट भी तैयार करते हैं। जब भी आप जीडीपी को स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि वो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता होगा कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में। 50% से भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का है। ओके, तो गवर्नमेंट को पता होगा, अगर हम जीडीपी को पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हमें किन सेक्टर्स पे काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, कौन से ऐसे वो सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो इनसे पॉलिसी मेकर्स को बड़ी मदद मिलती है अपने देश की अर्थव्यवस्था पे काम करने की। उसके अलावा हम अलग अलग देशों की इकोनॉमी से अपनी तुलना कर पाते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम ट्रैक कर पाते हैं। ऑल्सो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करें, तो जितने भी आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है जीडीपी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर की तरह देखते हैं किसी की भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को नापने के लिए। तो जीडीपी दुनिया में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मापने का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला इंडिकेटर है। तो ये इंपॉर्टेंस है सकल घरेलू उत्पाद की। अब समझते हैं कि एक्चुअल में जीडीपी होता क्या है।
आइए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद वह मौद्रिक मूल्य है यानी मॉनेटरी वैल्यू है जो किसी देश के घरेलू क्षेत्र यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं गुड्स एंड सर्विसेज के कुल मूल्य को दर्शाता है। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से मुझे सुनना पड़ेगा, ये डेफिनेशन थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही होगी, बट 2 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमें 3 चीजें समझनी है। सबसे पहले मॉनेटरी वैल्यू क्या है। मैंने तो आपको ये बताया था कि जीडीपी नापता है प्रोडक्शन, तो ये मॉनेटरी वैल्यू कहाँ से आया, ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, ओके, अकाउंटिंग ईयर क्या है और फाइनल गुड्स क्या है। जब तक आपको इन 4 चीजों का मतलब समझ में नहीं आएगा आप डेफिनेशन नहीं समझ पाओगे। एंड कई बार एग्जाम्स में डेफिनेशन पर से भी सवाल आता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मॉनेटरी वैल्यू की। जितना भी आपके देश में प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको आपको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं कि हमारे देश में 1 साल के अंदर कम से कम 100 चेयर्स बनी, यानी प्रोडक्शन कितना हुआ, उत्पादन कितना हुआ, 100 चेयर का उत्पादन हुआ है हमारे देश में। अब इसकी मॉनेटरी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। मान लेते हैं अगर 1 चेयर की कीमत है 10 रुपए, तो 100 चेयर्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए। यही आपका जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। हमने अपने प्रोडक्शन को मॉनेटरी वैल्यू में नाप दिया है, यानी कि हमने उसका मौद्रिक मूल्य निकाल दिया है। ठीक है, अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम मॉनेटरी वैल्यू में जीडीपी को मापते हैं। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, इकोनॉमी में बहुत अलग अलग तरीके की चीजें प्रोड्यूस होती हैं। इकोनॉमी में आपका टेबल, चेयर, कार, वीट, गेहूं, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें जो हैं वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं। ओके, आप कैसे इन सबको ऐड करोगे। इसलिए इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारे जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप एक पैसों के जो है संदर्भ में आप उसको नाप दो। ठीक है, तो इसलिए हम जीडीपी को मॉनेटरी वैल्यू में काउंट करते हैं। अब समझते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपके देश के अंदर, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स करें यानी इंडिया के अंदर रहने वाले लोग करें या कोई फॉरेन पर्सन करे, इससे जीडीपी को फर्क नहीं पड़ता। जीडीपी को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि देश की टेरिटरी के अंदर जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे कोई यूएस की कंपनी ही आके क्यों ना प्रोडक्शन करे। ओके, तो ये होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ और चीजें भी आती हैं, आइए देखते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में आपकी ये सारी चीजें आती हैं, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो गई, यानी भारत के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, वहां जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसके अलावा टेरिटोरियल वाटर, ओके, भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्र जो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तीसरी चीज हमारा एयर स्पेस, जो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके ऊपर जो एयर स्पेस होता है जहां पे आपके हवाई जहाज जो है वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो वो एयर स्पेस भी हमारा काउंट होगा। उसके अलावा इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स अब्रॉड, ठीक है, हमारी इंडियन एम्बेसीज होती हैं, इंडिया की, भारत की बहुत सारी एम्बेसीज होंगी काफी सारे देशों में, यूएस में है, उसके अलावा बांग्लादेश में मान लीजिए, श्रीलंका में है, तो है तो वो उनके देश के अंदर, लेकिन एम्बेसीज किसकी है, हमारी है। तो ये जो इंडियन एम्बेसीज होंगी किसी और देश के अंदर ही क्यों ना सही, वो हमारी जीडीपी का पार्ट होगी। क्या आप इस बात को याद रखोगे, जितनी भी एम्बेसीज हैं जो दूसरे देशों में हैं पर है तो वो भारत की, तो वो किसका पार्ट होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी की। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। अगर यूएस की कोई एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, इंडिया के अंदर ही है, क्या वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। जवाब दीजिए, जो आपको लगता है वो आपको बताना है और आपको उसके साथ रीजन भी देना है कि आपको क्यों वैसा लगता है। ओके, उसके अलावा इंडियन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, यानी अगर हमारे कोई शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं जो भारत में तो नहीं है बट कहीं और है, बाहर हैं शायद, ओके, बाहर हैं वो बाहर ही, लेकिन है किसका, इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया के जितने भी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपका काउंट होंगे। तो ये 5 चीजें आपको याद में रखनी है। ओके, तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू जो है वो एक मॉनेटरी वैल्यू है जो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर एक वर्ष के अंदर, अकाउंटिंग ईयर यानी एक वर्ष के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है उसको कौन दर्शाता है, जीडीपी। और इसमें आपके क्या ऐड होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं, व्हाट आर फाइनल गुड्स, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, मान लेते हैं एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने वीट लगाया, वीट लगाने के बाद यानी गेहूं उगाने के बाद वो किसके पास लेके गया, फ्लोर मिल के पास, उससे ये आटा बना। अब इस आटे से क्या बना,
ब्रेड बना, इस ब्रेड की जो कीमत है वो क्या है, 100 रुपए है। ओके, फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा, ब्रेड, तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल गुड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड बोलेंगे। इसी के विपरीत एक और टर्म होता है इकोनॉमिक्स में जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने में हमारी मदद करते हैं। यानी कि अगर ये ब्रेड हमने बनाई है तो इसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगे, आपका व्हीट होगा, आपका फ्लोर होगा, व्हीट और फ्लोर यहाँ पे क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। सिमिलरली अगर एक बिस्किट फैक्ट्री है तो बिस्किट वहां पे जो होगा वो फाइनल गुड होगा। बिस्किट को बनाने के लिए मैदा लगता है, शुगर लगता है, मैदा और जो शुगर होगा यानी चीनी होगी, ये हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जीडीपी में हमेशा फाइनल गुड्स काउंट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होते। ये भी आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखना है। ओके, तो आई होप आपको जो है डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जीडीपी में क्या क्या चीजें आपकी शामिल होती हैं। ओके, देखिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर हुआ उत्पादन, रेजिडेंट तथा विदेशी स्वामित्व वाले उद्यम यानी फॉरेन ओन्ड एंटरप्राइजेस, हमारे देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो कोई फॉरेन नेशनल आकर के करे या इंडिया के ही लोग करें, वो सब काउंट होगा। पर आपको लगता है कि ये सही है क्या, सच में जो फॉरेन नेशनल्स हैं और वो हमारे देश में आकर के उत्पादन कर रहे हैं, क्या वो जीडीपी में आना चाहिए? एक बात मुझे बताइए, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं एक फॉरेन कंपनी है, उसने भारत में आके जो है उत्पादन किया। ओके, मान लो उसने भारत में आके 100 रुपए कमाए। ओके, 100 रुपए में से 20 रुपए जो है उसने लेबर को दे दिए, यानी इंडिया में लेबर उन्होंने हायर किए और लेबर को 20 रुपए दे दिए। अब इस 100 रुपए में से मान लीजिए 80 रुपीज जो है वो वापस से अपने देश में लेकर के चले गए, है ना। यूएस से कोई पर्सन आया था, उन्होंने भारत में फैक्ट्री लगाई, 100 रुपए कमाए, 100 में से 20 रुपए इंडियन लेबर्स को दिए एंड 80 रुपए लेकर के वो वापस अपने देश में चले गए। अब वो 80 रुपीज जो है वो इंडिया के अंदर खर्च नहीं हुए, वो वहां उसके देश में चले गए, लेकिन जीडीपी में पूरे के पूरे 100 रुपए काउंट होते हैं। तो जीडीपी कई बार क्या कर देता है, ओवर एस्टिमेट कर देता है, यानी जितना हमारे पास नहीं है उससे ज्यादा दिखा देना। ओके, ऑलराइट, अब ये एक प्रॉब्लम है जीडीपी में। इसका सोल्यूशन जो है हमें क्या देता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। ओके, उसको भी आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। ओके, तो यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, उसके अलावा जितने भी रेजिडेंट्स हैं या नॉन रेजिडेंट्स हैं उन सबका जो भी प्रोडक्शन है वो सब जीडीपी के अंदर आता है। उसके अलावा करंट अकाउंटिंग ईयर में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवा, यानी एक साल के अंदर करंट अकाउंटिंग ईयर में प्रोडक्शन होने वाली चीजें जो हैं वो ही जीडीपी के अंदर आएंगी। ओके, अब समझते हैं जीडीपी में क्या नहीं आता है, क्या एक्सक्लूडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना। देखिए, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो काउंट नहीं होंगे। दूसरी चीज, सेकेंड हैंड गुड्स भी काउंट नहीं होंगे। मान लो आपने एक कार खरीदी, सेकेंड हैंड कार खरीदी है, वो कार का जो उत्पादन था वो 2016 में हुआ था, तो वो एक सेकेंड हैंड गुड हुआ। वो जो कार आपने ली है वो आपके जीडीपी का पार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो कार 2016 में बनी है, जिस साल वो कार बनी थी उस साल वो ऑलरेडी जीडीपी में काउंट हो चुकी है, तो हम डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप लेते हो तो वो जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट्स, व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो आपकी एक तरफा होती हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दी या गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दिया, ओके, तो ये एक तरफा पेमेंट हुई, सरकार ने आपको कुछ पैसा दिया, ट्रांसफर पेमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रांसफर पेमेंट देने से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ उत्पादन हो रहा है? नहीं, इसमें तो कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडीज दी, 10,000 रुपए दिए क्योंकि मैंने मार्क्स अच्छे लाई, मैं 12th क्लास में, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मुझे 10,000 रुपए एज अ स्कॉलरशिप दिया, पर क्या उससे कुछ प्रोडक्शन हुआ? जवाब है नहीं। तो इसलिए हमेशा याद रखना, ट्रांसफर पेमेंट्स कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं होता। उसके अलावा अनपेड हाउस होल्ड सर्विस, ओके, हाउस होल्ड सर्विस यानी कि डोमेस्टिक लेबर, घर में किए जाने वाला काम, वो भी आपका जीडीपी में काउंट नहीं होगा। प्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, शेयर खरीद के मैंने उसको बेच दिया, अब मैंने एक नया शेयर खरीदा, ओके, अब जो मैंने वो नया शेयर खरीदा है क्या वो जीडीपी का पार्ट होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ नया प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। हमेशा जीडीपी को आपको किसके साथ लेकर के चलना है? प्रोडक्शन के साथ। जीडीपी में कुछ नया उत्पादन तो हुआ ही नहीं, सॉरी, यहाँ पे कुछ नया उत्पादन हुआ ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है ना। मान लो शेयर ए था, कोई एक शेयर था किसी कंपनी का, वो पहले ए पर्सन के पास था, अब वो बी के पास चला गया है, तो सिर्फ ओनरशिप ही तो बदली है, कुछ नया प्रोडक्शन तो नहीं हुआ। अब मेरे पास आप सभी के लिए एक सवाल है, आपको मुझे बताना है कि अगर मैं एक नया लैंड खरीदती हूँ इस साल, क्या वो जीडीपी में काउंट होगा या नहीं?
आपको रीजन के साथ अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो ये सारी जो वस्तुएं हैं ये जीडीपी में हम शामिल नहीं करते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, बहुत इजीली आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद वह मौद्रिक मूल्य है यानी मॉनेटरी वैल्यू है जो किसी देश के सामान्य निवासियों यानी नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कुल मूल्य को दर्शाता है। अच्छा, अब ये जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जीडीपी जो है उसका फोकस किस चीज पे रहता है कि देश के अंदर होने वाला उत्पादन, चाहे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स करें या फॉरेन रेजिडेंट्स करें। ठीक है, लेकिन जीएनपी थोड़ा सा अलग है। जीएनपी क्या देखता है? जीएनपी ये देखता है कि जो वास्तव में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं यानी इंडिया के इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर करें या फिर चाहे वो इंडिया के बाहर जाके करें। ओके, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक इंडियन कंपनी है। ओके, इंडियन कंपनी है, उन्होंने पहले जो है अपनी फैक्ट्री ओपन करी इंडिया के अंदर। अब उनका बिजनेस एक्सपैंड हो गया है, अब उन्होंने यूएस में जाके एक फैक्ट्री ओपन करी। सारा प्रॉफिट्स वहां से सब कुछ कमा करके वो कहाँ ला रहे हैं? इंडिया में ला रहे हैं। ओके, यूएस की जो भी फैक्ट्री है जो हमारे देश के पर्सन ने ओपन करी है, सारा प्रॉफिट भारत में ही आ रहा है, पर क्या वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा? जवाब है नहीं। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि वो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन उसका नहीं हुआ, वो यूएस के अंदर उसका प्रोडक्शन हुआ है। अब अगर सेम एग्जाम्पल को मैं रिलेट करूं जीएनपी के साथ, ओके, जो फैक्ट्री है जो यूएस में ओपन हुई है, क्या वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा? यस, इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? ओके, ये फर्क है जीडीपी में और जीएनपी में। जीएनपी है हमें थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है। जीएनपी प्रोवाइड्स अस द मोर एक्यूरेट पिक्चर। ओके, इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? जीडीपी में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एनएफआईए। ओके, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जीडीपी में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जीएनपी। अभी एनएफआईए क्या है इसको समझिए। देखिए, एनएफआईए जो है वो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? भारत के रेजिडेंट्स ने जितना पैसा कमाया बाहर से माइनस विदेशी लोगों ने यानी फॉरेन रेजिडेंट्स ने जितना पैसा कमाया भारत से, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, फिर से बोल रही हूं, इनकम अर्न्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स। अब एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे सभी से। मान लेते हैं कि कोई एक यूएस का पर्सन है, उसने इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री ओपन करी है। ओके, एंड उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। क्या वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा? इसका आंसर है नहीं। इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फॉरेन रेजिडेंट्स की इनकम को काउंट नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है कि जो हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो कहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये फर्क है आपका जीडीपी और जीएनपी में। आई होप इस लेक्चर के थ्रू आपका दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में जो भी डाउट था या कंफ्यूजन थी वो सॉल्व हुई होगी। ठीक है, अब चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ, उससे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं फिर से। ये टेबल मैंने आप सभी के लिए बनाई है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ पाए कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जीडीपी जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के हुए भीतर उत्पादन को नापता है, वाइल जो जीएनपी होता है ये नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा किए गए उत्पादन को नापता है। इसका बेसिस क्या है? ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है, इसका बेसिस क्या है? मुख्य आधार क्या है? राष्ट्रीयता, यानी इंडियन नेशनल्स कहाँ कितना पैसा कमा रहे हैं। ओके, फॉरेन इनफ्लो यहाँ पे कितना हो रहा है। ओके, इसमें देश के भीतर विदेशी नागरिकों की अर्जित आय शामिल होती है। ठीक है, इसमें नहीं होती है ना, इसमें क्योंकि हम तो इंडियन रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं। आउटफ्लो की अगर बात करें, इसमें विदेशों में रहने वाले भारतीय की आय शामिल नहीं होती है। ओके, वाइल इसमें जो है वो शामिल होती है। ओके, ये इसका फॉर्मूला दिया है जीडीपी निकालने का। इसको हम कंजप्शन, जितना इंडिया में कंजप्शन हो रहा है प्लस इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड से हमने जीडीपी निकाला है, तो ये उसका फॉर्मूला है। वेल जीएनपी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जीडीपी में आप क्या जोड़ दोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, ऑलराइट, जीडीपी क्या दिखाता है? हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, हमारी देश की आर्थिक ताकत। वाइल जीएनपी क्या दिखाता है? हमारे देश के नागरिकों की आर्थिक योगदान, की हमारे देश के जो लोग हैं वो कितना आर्थिक योगदान दे रहे हैं। ओके, चलिए नाउ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि एक अमेरिकन नागरिक भारत में कार्य करके इनकम अर्जित करता है तो वह इनकम निम्नलिखित में से किस में शामिल होगी? एक अमेरिकन नागरिक है, उसने भारत में आकर के इनकम कमाई,
अब वो इनकम किस में शामिल होगी? ऑप्शन ए भारत के सकल घरेलू उत्पाद, अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन 3 भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अमेरिका का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, केवल 1 और 4, केवल 2 एंड 3, केवल 2 और 4। ठीक है, तो इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे एंड अपना उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है विद रीजन, ताकि जिनको नहीं पता है या जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो भी वहां से सीख पाए। आई होप आपका आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।